इसमें किसका रोल है? डीजीपी सर, मैं आपसे पूछ रही हूं, यहाँ पे सत्ता पक्ष विपक्ष दोनों के लोग बैठे हैं और ये स्वाभाविक है कि सियासत में इस तरह के मामले उठते हैं तो एक तरह से दोषारोपण होता है, लेकिन जिम्मेदारियां सबको अपनी निभानी होंगी। बाबाओं की वाहवाही करने वाले लोग नहीं बच के जा सकते हैं। और बाबा इतना बड़ा आश्रम चला रहा है जिसमें 5000 की प्राइवेट आर्मी चल रही है, पुलिस को वहां आने नहीं दिया जाता है, तो सरकार क्या कर रही थी? सवाल ये भी उठेंगे। सुचरिता जी, सबसे पहले कानून समझ लें, ये बाबा के बाउंसर्स हैं जिनको हम प्राइवेट आर्मी कह रहे हैं, ये बाउंसर्स हैं। और ये भी दूसरे, ये छोटे गुंडे हैं और इनका कोई औचित्य नहीं है कि पुलिस, और पुलिस क्या, वो पुलिस क्या है जो अंदर घुस के कहे कि तुम निकल जाओ यहां से, सारा इंतजाम हमारा। गुरुजी ने बहुत अच्छी बात कही, पवन गुरुजी ने, कि आपको चाहिए एग्जिट प्लान, एंट्री प्लान, इमरजेंसी कंटिजेंसी प्लान। हर जिले में एक होती है कार्य योजना, जो होता है डिस्ट्रिक्ट इमरजेंसी कंटिजेंसी प्लान, उसका पूर्वाभ्यास होता है हर महीने और यह सुनिश्चित किया जाता है कि इन हालात में ड्यूटीज, वॉच टावर्स, कंट्रोल रूम और आपकी एसओजी और रिजर्व्स कहाँ रहेंगे, मेडिकल इमरजेंसी क्या रहेगी, ग्रीन कॉरिडोर कहाँ रहेगा, कि इस तरीके की इमरजेंसी आने पे आप तत्काल लोगों को किस चिकित्सालय में ले जाएंगे, क्या व्यवस्था हो जाएगी। यहां तक कि एयर लिफ्ट, एयर एम्बुलेंस का भी व्यवस्था होती है। यहां आपने देखे सुचरिता जी, लगता है उन्होंने 80,000 कहा, आपने मान लिया, जबकि हर थाने में त्योहार रजिस्टर होता है, LIU की रिपोर्ट होती है। इस बाबा जिसके ऊपर 2 बार अपने एप्लीकेशन से ज्यादा भीड़ इकट्ठा करने के केसेस हैं, ये तो LIU को दे देना चाहिए था। ये आदमी झूठा है और कहेगा 80, मंगाएगा 3। अच्छा, हमने मान लिया बाबा झूठ बोला, और 2.5 लाख आदमी जब सुचरिता जी इकट्ठा होते हैं तो 8 घंटे लगते हैं। उस 8 घंटे में क्या स्थानीय पुलिस, LIU ने, क्या वो हाथ पे हाथ धरे बैठे थे? कोई भी प्रोफेशनल पुलिस फोर्स वहां पर रीइंफोर्समेंट, कंट्रोल, कंटिजेंसी प्लान, वहां पर रीइंफोर्समेंट भेजती, 2 कंपनी PAC भेजती और वहां CCTV वॉच टावर लगाते, लेकिन ऐसा सुचरिता जी कुछ नहीं हुआ। क्यों नहीं किया? क्या ये बिल्कुल ही किंग कर्तव्य विमूढ़ थे? क्या वो भी उस सम्मोहित हो चुके थे? अरे मैं तो समझ रहा हूं, अब मैं क्या कहूं, मैं तो बड़ा निराश हूं इस तरीके की व्यवस्थाओं के ऊपर। मैं एक चीज, आपने जो इस तरह की व्यवस्थाओं की बात की है, मैं एक चीज बड़ा आज सवाल पूछना चाहती हूं कि वहां पर पीड़ितों से मिलने आज राहुल गांधी पहुंचे थे। भाटी जी, आपसे पूछ रही हूं क्योंकि अब तो राहुल जी के भी सवाल आप ही से पूछे जाएंगे। वो पहुंच गए वहां मिलने पीड़ितों से, उन्होंने पूछा बताइए कौन जिम्मेदार है। वहां पीड़ित बोल रहे हैं बाबा जिम्मेदार है। अब मैं, और इसमें मुझे नहीं लगता कि कोई दो राय है कि बाबा इसके लिए जिम्मेदार है। अब वहां पर जब ये बात होती है तो सवाल पूछे जाते हैं कि वो चुन चुन कर ऐसी जगह पर कहाँ जाते हैं जहां पर बीजेपी शासित राज्य होते हैं। वो तमिलनाडु क्यों नहीं गए? वहां कितने लोगों की मौत हुई थी, याद है आपको भाटी जी? नहीं, बिल्कुल ये सवाल नेताओं से पूछा जाना चाहिए, चाहे सत्ता पक्ष के नेता हों, चाहे विपक्ष के हों, चाहे हमारे पक्ष के हों या हमारे विरोधी हों, कि हादसों पे सभी पे बराबर चिंता होनी चाहिए, सब जगह जाना चाहिए, सबसे मिलना चाहिए। लेकिन ये तो दोनों तरफ से पूछा जा सकता है। बिल्कुल पूछा जाएगा। जब मणिपुर जैसी घटना पर प्रधानमंत्री बोलते नहीं है तो तब भी सवाल उठता है। सही बात। लेकिन जहाँ तक आप बाबा के बारे में पूछ रही हैं, तो बाबा की खूब गहराई से जांच होनी चाहिए, उसके घपले घोटालों की, उसकी प्रॉपर्टी की, उसके क्या पाखंड हैं, किस तरह लोगों को बहकाया, क्या किया। लेकिन जो दूसरे बाबा हमारे मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठे हैं, उनकी असफलताओं की भी जांच होनी चाहिए कि ऐसा असहाय प्रशासन क्यों हो गया है कि कम से कम हादसे के बाद तो एकदम सक्रिय नज़र आना चाहिए था प्रशासन। बहुत लोगों को तो मरने से बचाया जा सकता था अगर समय पर एम्बुलेंस उपलब्ध होती, अस्पतालों में इलाज उपलब्ध होता, अस्पतालों में डॉक्टर उपलब्ध होते, स्ट्रेचर तक नहीं थी उनको घायलों को उठाने के लिए, एम्बुलेंस तक की व्यवस्था नहीं थी, अस्पताल में लेके जाए गए। तो बताइए अनिला जी, जो सवाल भाटी जी पूछ रहे हैं, कह रहे हैं कि वहां पे बहुत से लोगों को बचाया जा सकता था अगर व्यवस्था होती। अनिला जी, डायरेक्ट जवाब दे दीजिए। नहीं, बिल्कुल ठीक बात कह रहे हैं, व्यवस्था होती तो बहुत सारे लोगों को बचाया जा सकता था। बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारा क्वेश्चन मार्क है, पर इस बीच में आपने एक बहुत अच्छा प्रश्न जो है भाटी साहब से पूछा, जिसका उत्तर ना देके वो दाएं बाएं हो गए। आपने पूछा कि भाई ना तो ये पश्चिम बंगाल जाते हैं, संदेश खाली होता है जब, ना तमिलनाडु जाते हैं जहाँ 50 से ज़्यादा लोगों की मृत्यु हो जाती है। ऐसे राज्य जहाँ पर ये या इनके अलाइड पार्टनर्स की सरकार होती है, वहाँ तो ये लोग जाते नहीं हैं। ठीक है, यहाँ पर संवेदना दिखाने आए, बहुत अच्छी बात है, आना चाहिए। आप एक पार्टी के मुखिया हैं, प्रैक्टिकली डिफैक्टो मुखिया तो यही है, चाहे वो हो चाहे अखिलेश जी तो मुखिया हैं। हाँ, प्रियंका वाड्रा जी
आप लोग आइए, शौक से आइए, पर आप कोई कमेंट नहीं करते हैं बाबा के ऊपर, राजनीति करते हैं, पूरा मीडिया का तामझाम लेकर जाते हैं। हाँ बिल्कुल, कुछ देखिए बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे प्रश्न हैं, जो इन्वेस्टिगेशन हो रहा है, जो न्यायिक जांच कमेटी भी बैठा दी गई है, वो सारे के सारे उत्तर हमको मिल जाएंगे। पर ये हमारी तरफ उंगली उठा रहे हैं, तो 3 उंगलियां इनकी तरफ भी तो उठ रही हैं, इनसे पूछे जवाब। नहीं अनिला जी उनके तरफ बहुत सारे सवाल है, वो मैंने उनसे पूछे हैं। उनके नेता की फोटो बाबा के साथ आती है, यहाँ भाटी जी बोल रहे हैं कि वो पाखंडी बाबा है। तो सबसे पहले तो यही पूछा जाएगा कि आपके नेता इस पाखंडी बाबा के साथ क्या कर रहे थे भाटी जी। लेकिन उसकी वजह से अनिला जी आप इन सवालों से नहीं बच सकती है कि प्रशासनिक रूप से बाबा की गिरफ्तारी के लिए आपने क्या किया है। आप कह रही है बाबा कहां जाएंगे, वो तो पकड़े ही जाएंगे। अरे लोगों को ये सवाल के जवाब में ये बताइए कि पकड़ लिया है। दोनों लोगों से सवाल पूछ रही हूं आज, क्योंकि इस देश ने एक लंबा इतिहास ऐसे बाबाओं का देखा है जिन्होंने खूब संपत्ति अर्जित की है, लोगों को किस तरह पाखंड के जाल में फंसाकर वो संपत्ति अर्जित की है। ये पहले बाबा नहीं है जिनके बारे में हम बात कर रहे हैं। हर कोई जानता है कि इस तरह के बाबा इस देश ने देखे हैं। स्वामी नित्यानंद को आप देखते रहे, 10,000 करोड़ की संपत्ति के मालिक है ये स्वामी नित्यानंद, 10,000 करोड़। और कैलाशा नाम से एक द्वीप भी इन्होंने खरीद लिया। अब सोचिए कि कितना पैसा इस बाबा के पास हो। 2019 में नित्यानंद भारत से भाग गया था क्योंकि आरोप लगे थे, रेप और किडनैपिंग जैसे कई गंभीर आरोप लगे, जिसके बाद ये यहां से भाग गए। उसी के साथ बाबा रामपाल, इनको कौन नहीं जानता, हिसार के सतलोक आश्रम के संचालक थे और वहां पर डेरे की कीमत ही सिर्फ 100 करोड़ बताई जाती है। डेरे में 5 मंजिला घर, लंबा स्विमिंग पूल, ये सब तस्वीरें देश ने देखी थी। एसी कमरे, मसाज बेड्स, जिम इक्विपमेंट, सब कुछ रखा हुआ था एक बाबा के आश्रम में। और वहां अवैध गर्भपात सेंटर और हत्या, आश्रम में हथियार रखने के आरोप में कैसे इन पर आरोप लगे थे। यही सिर्फ नहीं है, नित्यानंद रामपाल नहीं है, राम रहीम सबसे रईस बाबाओं में शुमार है राम रहीम। और 1455 करोड़ की प्रॉपर्टी लगभग इनकी मानी जाती है। सिरसा के डेरे में वहां सच्चा सौदा के वो प्रमुख है और वहां से राम रहीम पर मर्डर और रेप जैसे आरोप है जिसकी सजा काट रहा है। ये सिर्फ राम रहीम की बात कर रही हूं। उसके अलावा आसाराम बापू, जिनको लोग बापू कहते हैं, आसाराम बापू, देश में 400 से ज्यादा आश्रम है और 400 से ज्यादा आश्रम, 1500 से ज्यादा सेवा समितियां हैं आसाराम बापू की, 17,000 से ज्यादा बाल संस्कार केंद्र हैं, बाल संस्कार केंद्र। देश भर में 40 से ज्यादा गुरुकुल। और आरोप क्या लगे इन पर? रेप और किडनैपिंग के आरोप लगे, जिसमें दोषी भी करार हुए। आसाराम को आजीवन कारावास हुआ है। तो सोचिए, ये पहली बार नहीं है इस तरह के बाबा सामने आए।